करते हैं आज के थीम एनालिसिस से। आज का सबसे पहला टॉपिक है 3 पाकिस्तान टेररिस्ट बिहाइंड पहलगाम किल्ड सेंटर। लश्कर ए तैयब के टेररिस्ट थे जिन्हें 2 मंथ से ट्रैक किया जा रहा था एंड दे वर किल्ड इन दाचिगम। अब मैं इसके कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो रिसेंट एंटी टेरर ऑपरेशन जो हुआ था इन जम्मू एंड कश्मीर उसे कंडक्ट किया गया था। सो दिस रिजल्टेड इन किलिंग ऑफ 3 पाकिस्तान टेररिस्ट। These terrorists were involved in Pahalgam terror attack. Operation was carried out in Gunda area of Kupwara. So central government ने confirm किया है via testing through DNA analysis. DNA testing हुई थी उनके blood samples की, उससे confirm किया गया है and पाकिस्तानी करेंसी was also recovered. So ये इसका context है, background है इस न्यूज़ का। अब की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर जो हाईलाइटेड हैं, जो इस टॉपिक के हैं मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन्फॉर्म्ड द लोकसभा ड्यूरिंग अ डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो यहाँ पर आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड कंसेप्शन आ जाता है ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस पर आप नोट्स बना लीजिएगा। बेसिकली जो पार्लियामेंट चैप्टर है वो ही नोट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेशन पूरा चल रहा है मानसून का। तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सेशंस होते हैं ऑफ पार्लियामेंट उनमें कितना गैप होता है, कितने का गैप होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं मेंशन्ड है, और इज़ इट मेंशन्ड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। So Shah stated that terrorists crossed over from Pakistan and were involved in the attacks on civilians and security forces. इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने भी कोऑर्डिनेट किया था फॉर वीक्स बिफोर न्यूट्रलाइजिंग द टेररिस्ट। उसके अलावा होम मिनिस्टर ने रीअफर्म किया है दैट मोदी गवर्नमेंट हैज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म। सो अपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ किया था द गवर्नमेंट फॉर लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। सो यहाँ पर यूपीएससी के बेसिस पर रिलेवेंस आ जाता है। सबसे पहला आपका जीएस पेपर 3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है वो आ जाता है, वो कवर अप हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, और ये टॉपिक भी है आपका इंटरनल सिक्योरिटी में, नेशनल सिक्योरिटी में आपका टॉपिक भी है जीएस पेपर 3 में। सो प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले डिस्कस द चैलेंजेस पोस्ड बाय द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द मेजर्स टेकन बाय इंडिया टू काउंटर सच थ्रेट्स। दूसरा ऐसे आ सकता है एग्जामिन द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स सच एज नो कॉन्फिडेंस मोशन इन हाईलाइटिंग नेशनल सिक्योरिटी इशूज़। थर्ड, दे कैन इन प्रीलिम्स बेसिस दे कैन आस्क अबाउट कि ये पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है कि ईच सेशन के बीच में कितने मंथ्स का गैप होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट से रिलेट करके काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक उठा है ये मानसून सेशन में उठा है। सो पार्लियामेंट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज पीवाईक्यूज़ में बहुत पूछते हैं उससे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, उसमें सबसे पहला है नो वन आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर मोदी। अब ये जो बात हो रही है, बेसिकली ट्रंप ने जो क्लेम किया है बार बार, ही इज़ क्लेमिंग कि मैंने जो मैंने ही सीज़ फायर डिक्लेयर कराया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसके ऊपर जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि किसी ने बोला नहीं था और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। सो थ्रू ऑपरेशन सिंदूर इंडिया हैज़ पुट पाकिस्तान ऑन नोटिस ऑफ रिटेलिएशन फॉर टेरर अटैक्स। Prime Minister Narendra Modi said in the Lok Sabha on Tuesday during a debate on military action that followed the terrorist attack in Pahalgam that left 26 people dead. So, not a single world leader asked us to stop the operation. Our actions were precise and non-escalatory. So, ये इंडिया ने पहले से ही नॉन एस्केलेटरी पॉलिसी अपनाई थी कि हम वॉर तक इसको नहीं ले जाएंगे, बट इफ़ द कंडीशंस आर देयर कि वॉर तक ले जाने की ज़रूरत पड़े तो ऐसा हो सकता है कि एस्केलेटरी में ये कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज एस्केलेटरी एफ़र्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के थे। अगर इंडिया को एस्केलेटरी एफ़र्ट्स करने होते तो वो सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी पे करता, बट ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया ने सिर्फ टेरर टारगेट्स जो हैं, जो टेरर हब्स हैं, टेरर एरियाज़ हैं, उन पे ही टारगेट किया था। सो मिस्टर मोदी सेड इन अ क्लियर रेफुटेशन ऑफ क्लेम्स बाय यूएस एंड दैट इट मेडिएटेड अ सीज़ फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मिस्टर मोदी ने, यानी नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि इसमें यूएस का कहीं कोई रोल रहा है। सो दैट इज़ वाई ही सेड कि ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रंप ने जैसे जो ट्रंप के क्लेम है, ही इज़ डिनाइंग ऑल द क्लेम्स कि ट्रेड के एस्पेक्ट में आकर, ट्रेड के लालच में आकर इंडिया ने
पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान में सीज़ फायर डिक्लेयर कर। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपको याद होगा एक नूरजहाँ बेस है, नूरजहाँ एयर बेस है जो कि पाकिस्तान में लाई करता है। अब इसमें प्रॉबिलिटी क्या है कि वहाँ पर दो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान ने छुपाए हैं, ये बहुत से चैनल्स इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर लीक हो गया है वहाँ पर। दूसरा, ईरान पे स्ट्राइक करने के लिए वहाँ पर यूएस के प्लेन्स थे, यूएस के एयरफोर्स के प्लेन्स थे वहाँ पर, फाइटर जेट्स थे, फाइटर प्लेन्स थे। तो ये भी एक क्लेम निकल के आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ करेक्ट और नॉट, बट येस एज़ पर द क्लेम्स देयर कैन बी प्रॉबिलिटी। और उसमें भी न्यूक्लियर वेपन्स के जो लीकेज है, न्यूक्लियर लीक जो है उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट टू बिगिन हियरिंग ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस विद स्टेट्स आर्गूमेंट। सो मैं अगर इसके बेसिक कंटेक्स्ट की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो तमिलनाडु और केरला ने जो क्लेम किया था अपॉन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो इस केस को हियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर लिया है ऑन अगस्त 19 कि अगस्त 19 की डेट लगी है। सो द रेफरेंस इन्वॉल्व्स अ डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब इस केस में जो सेंटर स्टेट का जो चैप्टर है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली दिस केस इज़ अपॉन द डिले इन डीलिंग विद द स्टेट बिल्स बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स। द हियरिंग विल स्टार्ट विद चैलेंजेस रेज्ड बाय केरला एंड तमिलनाडु रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी। की लीगल पॉइंट्स क्या रखे गए? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज अंडर आर्टिकल 143। इस आर्टिकल को देख लीजिएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउिंग द प्रेसिडेंट टू सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन। सो द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज हेडेड बाय CJI जस्टिस BR गवई। सीनियर एडवोकेट्स के हैं उसमें KK वेणुगोपाल, AM सिंघवी एंड P Wilson. They will argue on the behalf of the states. So the states want the court to frame timelines for the president and governors to act on the state bills. Attorney General जो हैं उन्होंने emphasize किया है that states must be heard fully before the union submits its argument. So Supreme Court has set dates for submission and hearings. Union government को अगस्त 19, 20, 21, 26 दी है, और अपोजिंग स्टेट्स जो हैं उनको अगस्त 28, सितंबर 2, 3 और 9 दिया है। सो अब यूपीएससी के बेसिस पे जो रेलेवेंस में अगर यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है ये आ जाता है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो 3 लिस्ट हैं आपकी शेड्यूल में, आपके जो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन्ड है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आ जाता है। फिर जुडिशियल रिव्यू एंड आर्टिकल 143, जैसा कि मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉबेबल क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूँ सो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एग्जामिन द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिजॉल्विंग सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन डिस्प्यूट्स विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। अच्छा, एक और आ जाता है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आ जाता है कि किन सिचुएशंस में या किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन होता है वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता है। ये भी कंसेप्ट है। इसको भी आप प्रेसिडेंट चैप्टर के रिस्पेक्ट में आप देख लीजिएगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में देख लीजिएगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, सो इससे रिलेट करके आप प्रेसिडेंट के चैप्टर से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है वो भी। नेक्स्ट आपका ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट इन विदहोल्डिंग द एसेंट टू द स्टेट बिल्स। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको मेंस एस्पेक्ट से क्वेश्चंस बताएं, बट ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स एस्पेक्ट से नहीं आ सकते, प्रीलिम एस्पेक्ट से भी आ सकते हैं और ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स पहली बात तो PYQs के हिसाब से मतलब ये PYQs में पूछे गए हैं पहले ही, और अब जो है अब इसे कंसेप्चुअल बेसिस पे कन्वर्ट करके देखेंगे। आप 2025 का एक बार पेपर देख लीजिएगा। जो लोग भी 2026 में या 27 में देने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2023 के बाद जो पेपर्स आ रहे हैं प्रीलिम्स के, आप उनको एक बार फुल्ली वर्कआउट उन पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार डार्क साइड, द हब ऑफ गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग।
सो मैं अगर इसके बेसिक कंटेक्स्ट की बात करूँ तो बिहार के बारे में बात की जा रही है और उसमें जो गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके बारे में बात की जा रही है. Bihar is emerging as a hotspot for girl child trafficking. Now this is very important issue, especially from impoverished rural districts. Victims are lured under the pretext of work or performance and are subjected to exploitation, forced labor and abuse. So the issue reflects deep structural challenges in poverty, law enforcement and cultural practices. Key highlights क्या हैं? सबसे पहले ट्रैफिकिंग पैटर्न्स जो हैं उनकी बात की गई है. जो ट्रैफिकिंग होती है, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. उसमें सबसे पहले आपका गोपालगंज आ जाता है, मुजफ्फरपुर आ जाता है, ईस्ट चंपारण आ जाता है, सीतामढ़ी आ जाता है, वेस्ट चंपारण एंड समस्तीपुर. ये मोस्ट अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं with respect to girl child trafficking. So girls are trafficked for stage shows and dance troupes, domestic servitude, forced labor and sexual exploitation. So children from tribal and poor families are most vulnerable. Root cause क्या है? Poverty and lack of awareness सबसे पहला root cause है. दूसरा, absence of regulatory mechanism and surveillance. तीसरा, traffickers exploit cultural practices especially in rural fairs and functions. So girls are punished or drugged if they refuse to perform or resist. अब सिस्टमैटिक फेलियर की भी यहाँ पर बात की गई. सबसे पहले तो वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज लाइक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट एंड पॉक्सो एक्ट, लो कन्विक्शन रेट्स एंड पुअर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन. अब लो कन्विक्शन स्टेट्स जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सर्विसेज की, पुलिस फोर्सेस की जो इनएफिशिएंसी है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये इसकी बात हो रही है. क्योंकि यूजुअली आप देखिए तो इतने सारे लड़कियों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है फॉर सेक्सुअल अब्यूज़ और उनके साथ बहुत गलत होता है, बट जो आपकी स्टेट पुलिस है उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहती है. दूसरा जो आपका क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया अबाउट द पुअर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, ये भी नहीं होता है. क्योंकि इनिशियली अगर कोई इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं लोगों को, पुलिस फोर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको, तो डेफिनेटली देयर वुड बी पुअर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन. देन आ जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा शोज अ राइज इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस येट फ्यू आर रिजॉल्व. सो इफ़ यू टॉक अबाउट पॉलिसी एंड लीगल डायमेंशंस, तो इसमें लीगल फ्रेमवर्क में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट की बात की गई है, पॉक्सो एक्ट की बात की गई है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन बिल्स पेंडिंग और पुअरली इन्फोर्स्ड लॉज की बात की गई है. रिकमेंडेशंस क्या किया गया है? सबसे पहले तो विजिलेंस सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करने पे फोकस करना चाहिए पुलिस फोर्स को. सो चाइल्ड प्रोटेक्शन फोर्सेस एंड AHTUS शुड बी इंस्टॉल्ड. चाइल्ड प्रोटेक्शन फोर्सेस एंड AHTUs दे शुड बी इंस्टॉल्ड. दूसरा, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन को अक्रॉस द बॉर्डर्स एंड रूट्स शुड बी इन्हांस्ड. तीसरा, एजुकेट फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ ऑन ट्रैफिकिंग थ्रेट्स. चौथा आ जाता है इन्हांस स्कूल सेफ्टी रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग. पांचवा आ जाता है स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट स्टेज परफॉर्मेंस एक्सप्लॉइटर्स. सो UPSC के बेसिस में अगर मैं रेलेवेंस की बात करूँ, देखो यहाँ पर जो आ जाता है, ये मैं नहीं कहूँगी कि आपसे ये एक्ट्स एंड ऑल जो भी मैंने आपको बताया ये पढ़ना, क्योंकि ये नहीं पूछेगा UPSC, बट आपसे मेंस के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं या ऐसे में या एथिक्स में पूछ सकते हैं. उसमें सबसे पहले ऐसे आ सकता है कि ऐसे में तो ऐसे ही पूछ सकते हैं. इन ऐसे दे कैन आस्क चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज़ अ नेशनल शेम, कॉज एंड रेमेडीज़. दूसरा ऐसे आ सकता है इनविजिबल विक्टिम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, द ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. देन प्रॉबेबल UPSC क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू द GS पेपर्स, तो सबसे पहले आपका इसे सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखा जाएगा. तो पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया. इस तरीके से आ सकता है, डिस्कस अबाउट इट. नेक्स्ट आपका टॉपिक है अडॉप्ट फॉर्मलाइजेशन टू पावर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ. अब ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली एम्फसाइज करता है द नीड टू अडॉप्ट फॉर्मलाइजेशन इन इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो डिस्पाइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग 15.8% to India's GDP in financial year 2023, the sector is plagued by low productivity, high informality and limited value addition. A large portion of workers are employed in informal unregistered units with poor
वर्किंग कंडीशंस एंड लो वेजेस। इस आर्टिकल में बेसिकली और क्या बताया गया है, इट इज़ अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये सर्वे कंडक्ट हुए थे जिसमें शो किया गया था कि ओनली 1.5% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंट्रीब्यूट टू ओवर 3/4 ऑफ टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड। सो इट्स बेसिकली ये स्ट्रेस करता है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मलाइजेशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ensure better wages, improve job security and enable higher investment in technology and skill development. So policy initiatives such as production linked incentive schemes and GST are seen as partial steps. The article concludes that a focused push towards formalization is essential for sustainable economic डेवलपमेंट एंड अचीविंग 5-digit ग्रोथ रेट्स। अब यहाँ पर जो है ये इकनॉमी के पर्सपेक्टिव में है और यहाँ पर जो बात की जा रही है अबाउट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द सेक्टर टू बूस्ट द पावर प्रोडक्टिविटी, जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन किसकी बात की जा रही है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जा रही है। सो दिस विल हेल्प इन एनहांसिंग द ग्रोथ ऑफ कंट्री। इस पर आप नोट ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरप्टेड ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज स्टिल टाइड टू गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द स्लगिश इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, सो हाईलाइटिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इज IIP ने शो किया है about 1.5% growth in June 2024, largely due to steep contractions in mining. Steep contractions कितने के थे, अबाउट -8.7% के contractions माइनिंग सेक्टर में देखे गए थे एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी देखे गए थे contractions ऑफ अबाउट -2.6%, that is 8.6% in June 2024. So poor monsoon distribution especially in mining states like Odisha and Jharkhand caused waterlogging and disrupted operations. Supply chain issues and subdued power demand also contributed to the slow growth. Sectors like capital, intermediate and infrastructure goods showed limited growth, indicating reliance on government investment. The article criticizes the reluctance of Indian institutions to explicitly link climate related events to economic data, unlike Western counterparts. While RBI has started including climate risk in its financial reports, so this is very important कि RBI ने include करना शुरू कर दिया about the climate risk also. So this hasn't extended to production metrics like IIP. तो अभी ये IIP सेक्टर में इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल इंडेक्स है उसमें अभी ये एक्सटेंड नहीं हुआ है। The piece calls for India to integrate climate attribution into economic assessment, stressing the importance of recognizing how climate disruptions impact industrial activity and overall economic stability. Next आपका टॉपिक है डेथ्स इन स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स नीड्स अर्जेंट अटेंशन। On July 25, tragedy awaited students of class 6th and 7th in the Piploti Government School in Rajasthan Jalwar district as they assembled for prayer. A part of their school building gave way, leading to the deaths of 7 and injuries to several others. Most of the students were from the tribal communities. So the school is in southeastern part of the state bordering Madhya Pradesh. There was similar incidences the next day in Nagaur district, but the school was closed, being a holiday. So अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। With respect to administration and governance, स्कूल्स ऐसे ही नहीं अलॉट हो जाते हैं। स्कूल्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, वो स्कूल बनने लायक है या नहीं है, कि क्या कैपेसिटी है स्कूल्स की, क्या लोग हैं, उस हिसाब से ही स्कूल्स को लाइसेंस भी मिलता है। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गवर्नेंस में लैक दिखाता है कि क्या लापरवाहियाँ होती हैं और साथ ही साथ बच्चों की जान के साथ भी काफ़ी खिलवाड़ होता है इसकी वजह से। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी से रिलेट करता है ये।
तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी और एथिकल बेसिस पे भी आपका इम्पॉर्टेंट है. वाई द गिनी इंडेक्स इज़ रॉन्ग अबाउट इंडिया. अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली इट criticizes the Gini index assessment of inequality in India, arguing that it fails to capture the truth depth of socioeconomic disparities. While India's Gini score is of 30 places, while India's Gini score of 35 places it in moderately unequal category. This obscures harsh realities such as extreme wealth inequality, widespread informal employment, and limited access to equality education and digital infrastructure. The top 10% of the population control over 57% of the national income, yet many live below income tax threshold and remain unaccounted for official data. स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी हैं यहाँ पर जिनके बारे में बोला गया है, सच एज जेंडर इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड inadequate school infrastructure, worsen opportunities for marginalized groups. So only 27.5% of schools have functional computers and 59.3% lack internet access, exacerbating the digital divide. The article focuses on and argues on that while statistical tools like the Gini index offer some insight, they overlook deeper systematic divides, and India needs comprehensive reforms to bridge wealth, education, जेंडर एंड डिजिटल डिसपैरिटीज़. सी सबसे पहले अगर आपसे इन इंडेक्सेस पे आंसर पूछ लेते हैं मेंस में, वैसे तो यूपीएससी इतना फोकस नहीं करता है, बट मैंने ये इसलिए कवर कर लिया कि आपको ये पता होना चाहिए कि गिनी इंडेक्स किस चीज़ से रिलेट करता है. तो सबसे पहले तो आपको गिनी इंडेक्स पे एक प्रॉपर कंसेप्चुअल नोट्स बनाने में, क्योंकि ये प्रीलिम्स बेस्ड है. बट इवनली इफ़ इट कम्स इन मेंस ऑल्सो, इजंट इट, इफ़ इट कम्स इन मेंस ऑल्सो, तो क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि गिनी इंडेक्स के जो क्राइटेरियाज़ हैं, क्या पैरामीटर्स हैं टू मेजर द अकाउंटेबिलिटी एंड द इनइक्वालिटी इन अ कंट्री. उसके ऊपर आपको पूरा अपना आंसर फ्रेम करना है कि क्या ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इंडिया में रियली एड्रेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. देन यू नीड टू फ्रेम योर आंसर विथ रिस्पेक्ट टू दैट. तो थोड़ा ये एनालिसिस होगा, आपको एनालाइज करना होगा चीज़ों को, तब जाके आप कर पाओगे. नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रॉम ग्लोरी टू डिक्लाइन. गंगाईकोंडा चोलापुरम डज नॉट नीड स्टैच्यूज़, इट नीड्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. अब ये आर्टिकल जो है बेसिकली हाईलाइट करता है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम, विच वॉज वंस अ फ्लरिशिंग कैपिटल ऑफ द माइटी चोला एम्पायर. डिस्पाइट इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस भी होल्ड करता है. So this was established by Rajendra Chola I. The city was a major political and cultural center for over 250 years. The recent Adi Tiruvizha festival and the participation of Prime Minister Narendra Modi brought attention to the site, with Modi praising the Cholas' contribution. However, locals expressed disappointment that the visit lacked concrete development plans for region. So Ariyalur district, where Gangaikonda Cholapuram is located, remains underdeveloped, lacking in infrastructure, industries and employment opportunities. So despite some initiatives such as announcement of rupees 12 crore lake tourism project and rupees 22.10 crore fossil museum, residents feel that these measures fall short of addressing the district's core issues. Many expected broader developmental projects, particularly those that could create jobs and improve basic infrastructure. The region is predominantly agrarian and यानी region में basically agriculture ज़्यादा practice होती है, with a struggling industrial base and inadequate civic amenities. So while cultural recognition is appreciated, the residents they stress the need for tangible economic upliftment, यानी development की वहाँ पर बात की जा रही है. The article concludes that statues and ceremonies are not enough. Real progress depends on focused and sustained infrastructure and economic development of historically significant but neglected regions. Next आपका टॉपिक है काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड्स थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर एंड कॉर्बेट. तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है. ये थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी का रीजन है इन इंडिया आफ्टर द बांदीपुर
रिजर्व एंड इन द कर्नाटक एंड द कॉर्बेट नेशनल पार्क। जितने भी नेशनल पार्क है ये मेंशन, लाइक बांदीपुर नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके अलावा और भी नेशनल पार्क्स हैं, उनका आप लोकेशन ज़रूर पता कर लीजिएगा। कौन सी जो भी फिजियोग्राफिक वहाँ पर रीजन्स हैं, रीजन में वहाँ पर डेवलपमेंट्स हैं, उन सबको आप पता कर लीजिएगा। जैसे रिवर्स क्या क्या है वहाँ पर, कौन से रिवर्स से पास होती हैं वहाँ से जंगल से, या किस माउंटेन पे, या क्या किन टाइप की बायोडाइवर्सिटी में ये स्टेटेड है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है और ये अभी रिसेंट पे रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी। तो टाइगर काउंट जो है दैट ग्रू फ्रॉम 104 in 2022 to 115 in 2024 in the core Eastern Assam Wildlife Division, while the Nagaon Wildlife Division maintained a count of 6 tigers. So यहाँ पर जोग्राफिकल एस्पेक्ट में एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So this is important. So this is the last topic of the day. What did the ICJ say on climate obligations? अब ये इसके मैं बेसिक कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक एडवाइजरी इशू की है और उसमें अपना ओपिनियन दिया है ऑन क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशंस, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट मूव ऑन ग्लोबल क्लाइमेट अकाउंटेबिलिटी. सो दिस वॉज इनिशिएटेड बाय वैनुएटा and supported by the Global South to clarify legal obligations under the Paris Agreement and UNFCCC की हाईलाइट्स क्या बताए गए. सबसे पहले यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशंस को रिएटरेट किया गया था, जिसमें ICJ ने रिअफर्म किया है अबाउट द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़. इसका शॉर्ट फॉर्म है CBDRRC. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़. उसके अलावा ICJ ने एम्फसाइज़ किया था ऑन आर्टिकल 2 and 3 ऑफ UNFCCC एंड पेरिस अग्रीमेंट. अब ये जो UNFCCC है और पेरिस अग्रीमेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप नज़र घुमा लीजिएगा. So rich nations must lead in the mitigation efforts due to historical emissions. डेफिनेटली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो इसमें सबसे पहले जो भी रिच नेशंस थे उनमें ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. लाइक ब्रिटेन हो गया आपका, और US हो गया, एंड यूरोप हो गया. वहाँ पर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं एमिशंस एक्सीड हुए हैं. सो उन्होंने जब बारी आई डेवलपिंग नेशंस की, तो उन्होंने कई नॉर्म्स लगा दिए और इल्ज़ाम ढार दिया डेवलपिंग नेशंस पे कि एमिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हार्म, कंट्रीज कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल हार्म. ऑब्लिगेशंस अप्लाई नॉट ओनली टू इंटरनेशनल बट ऑल्सो डोमेस्टिक एमिशंस कंट्रोल. क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटी की भी बात की गई यहाँ पर, जिसमें बोला है कि ICJ ने हाईलाइट किया है इक्विटी एंड इंटरजेनरेशनल जस्टिस, और उसके अलावा अर्ज किया है डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की भी बात हुई यहाँ पर बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस. टेम्परेचर गोल्स भी सेट किए हैं, जिसमें उसमें ICJ ने रिएटरेट किया है कि ग्लोबल टेम्परेचर लिमिट जो है वो आपकी 2 डिग्री से नीचे ही होनी चाहिए. सो प्रेफरेबली इफ़ इट इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस, दिस इज़ मोर प्रेफरेबल. मतलब बोला है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा अबव द प्री industrial levels. And also encourage urgent action to meet the IPCC's carbon reduction targets by 2030, that is 45%, and 2050, that is net zero. net by मतलब 2030 तक 45% रिडक्शन की बात की है, और ये बोला है कि 2050 तक हमें नेट ज़ीरो टारगेट जो है वो अचीव कर लेना चाहिए. उसके अलावा स्टेट ड्यूटीज़ की भी यहाँ पर बात की गई है. उसमें बोला गया है कि obligations include mitigation, adaptation and finance support. This is a major concern for every developing nation. So emphasis is on protecting human rights and ensuring sustainable development. What are the gaps and concerns which are being highlighted over here? So there is no direct legal penalty. Being an advisory opinion, it lacks binding enforcement. तो बेसिकली ये एक एडवाइजरी ओपिनियन है, नॉट एडवर्सरी, एडवाइजरी ओपिनियन है, तो जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट लैक होती है.
So ambiguities they remain regarding domestic responsibilities and timelines. So if we talk about the implementation challenges, there is a legal clarity that may face political resistance from developed countries. दूसरा, urgent need for domestic laws aligning with climate justice. अब यूपीएससी के बेसिस पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर मैंने जो आपको एजेंसीज बताई थी वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, और जीएस पेपर 2 में इनडायरेक्टली लिंक करके पूछ लेते हैं। फिर आपका एसए में और एथिक्स में भी, एथिक्स में तो नहीं बट एसए में मैं कहूँगी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं आपसे पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel. Thank you.